विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश विजयनगर साम्राज्य कर रहे थे हम लोग। उसमें काफी कुछ बता चुका हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। उसमें आज मैं बता रहा हूं आपको सैन्य प्रशासन के बारे में, न्याय प्रशासन, न्याय व्यवस्था के बारे में, राजस्व प्रशासन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट होता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले सैन्य प्रशासन बता रहा हूं। तो विजयनगर साम्राज्य में एक विशाल सेना थी और इसका एक पृथक विभाग था जिसे कंदाचार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा उसने किसी कंपटीशन में, किसी पेपर में, कि विजयनगर साम्राज्य में जो सैन्य विभाग था वो किस नाम से जाना जाता था? आंसर कंदाचार। भाई जैसे सल्तनत में पढ़ा हमने कि सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता था, वहां पे हमने दीवाने अर्ज पढ़ा। दीवाने अर्ज जिसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य में सेना के लिए एक पृथक विभाग था जिसे कंदाचार के नाम से जाना जाता था। कंदाचार याद रखना आपने। क्या याद रखना है? कंदाचार याद रहेगा। इसका जो सैन्य अधिकारी सेनापति या दंडनायक कहा जाता था, यानी दंडनायक और सेनापति एक ही हैं। ऑब्लिक करके बताना है आपने, सेनापति या दंडनायक कहा जाता था। सेना के 4 अंग थे। पदाति, पदाति बोलते पैदल सैनिक को। पदाति मतलब पैदल सैनिक। दूसरे हो गए अश्वरोही यानी घुड़सवार, कैवलरी जो हो गया, घुड़सवार सेना। तीसरा हो गया हस्ती सेना, हस्ती मतलब हाथी, हाथियों की सेना। चौथा हो गया तोपखाना। चौथा क्या हो गया? तोपखाना। इसमें सबसे अधिक संख्या पदाति सेना की थी। पदाति मतलब पैदल सैनिकों की थी, परंतु अधिकांश युद्धों में अश्वरोही सेना को ही जीत पाना संभव होता था। अश्वरोही सेना के लिए घोड़ों का आयात संभव था हॉर्मुज। ये हॉर्मुज एक स्ट्रेट पड़ती है जो कि ओमान और ईरान के बीच में, फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ में, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट। तो घोड़ों का आयात संभवतः हार्मुज जल संधि या जल मार्ग से होता था। हार्मुज, मैंने कहा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में कि हार्मुज स्ट्रेट किस किस के बीच में है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन माना जाएगा। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, और ओमान और ईरान के बीच में पड़ता है। किसके बीच में? ओमान एक देश है, मस्कट कैपिटल है उसकी। ईरान भी एक देश है, सबसे बड़ा शिया देश है, तेहरान कैपिटल है उसके। और ईरान और किसके? ओमान के बीच में। तो द गल्फ लिखा होगा वहां पर, तो जहां पर द गल्फ लिखा होगा ना एटलस में, उसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। पर्शिया मतलब ईरान, पर्शिया मतलब ईरान। इतना समझ में आ गया? तो हॉर्मुज से घोड़ों का आयात होता था। अब्दुल रज्जाक के विवरण से जानकारी मिलती है कि विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन वैश्यालयों से होने वाले आय से दिया जाता था। अब ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी ने आज से 25 साल पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया कि विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन कैसे दिया जाता था। आंसर वैश्यालयों से होने वाली आय। वैश्यालय बोलते हैं ब्रदल, यानी जहां प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, प्रोस्टिट्यूशन का कार्य जहां पर होता है, तो उन पर कुछ टैक्स लगाता था राज्य, और वहां से जो आय इनकम होती थी उससे पुलिस का वेतन दिया जाता था। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है। और ये विवरण कौन दे रहा है? ये अब्दुल रज्जाक दे रहा है। कौन दे रहा है? अब्दुल रज्जाक दे रहा है। इतना समझ में आ गया? देवराय सेकंड ने सेना में तुर्की धनुर्धारियों की भर्ती की, क्योंकि धनुर्धारियों में बताया जाता कि तुर्की धनुर्धारी जो होते थे ज्यादा अच्छे उनके निशाने थे, ज्यादा अच्छे उनके धनुष थे, तीर थे, जो भी रहा होगा। तो क्योंकि सेना में मेन चीज होती है जीतना, तो इसलिए उसने तुर्की धनुर्धारियों की क्या की? भर्ती की। यानी मुसलमानों को सेना में भर्ती करने वाला विजयनगर साम्राज्य का जो शासक है वो कौन है? देवराय सेकंड है। इतना समझ में आ गया? अब्दुल रज्जाक, अभी एक नाम आया था, अभी मैंने बताया कि अब्दुल रज्जाक बताता है कि विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन वैश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था। तो मैं पूछ रहा हूं अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? देवराय सेकंड के समय में आया था। और अब्दुल रज्जाक किसका राजदूत था? मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। ईरान के मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। यानी अब्दुल रज्जाक कहां से आया था? कहां से आया था अब्दुल रज्जाक? ईरान से आया था। जबकि उससे पहले देवराय फर्स्ट के समय में कौन आ गया था? निकोलो डी कोंटी। वो कहां से आया था? वो इटावली यात्री था, इटली का यात्री था। तो 2 याद हो गए। निकोलो डी कोंटी किसके समय में? देवराय फर्स्ट के समय में। अब्दुल रज्जाक किसके समय में? देवराय सेकंड के समय में। अब्दुल रज्जाक किसका राजदूत? ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत। इतना समझ में आ गया? ठीक।
तो ये सब हो गया। तुर्की धनुर्धारियों की भर्ती करने वाला पहला विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन है? देवराय सेकंड। देवराय सेकंड। अब है न्याय व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं मैं। न्याय व्यवस्था में क्या करना आपने? विजयनगर साम्राज्य में राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायालय था, यानी सबसे ऊपर न्यायाधीश कौन होता था? राजा होता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अधिकारी होते थे। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अधिकारी होते थे। न्यायालय 4 प्रकार के होते थे। अब ये फिर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया। न्यायालय 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से प्रकार के होते थे? पहला हो गया तिष्ठिता। पहला कौन सा हो गया? तिष्ठिता। दूसरा हो गया चल। तीसरा हो गया मुद्रिता। और चौथा हो गया शास्त्रिता। चौथा कौन सा हो गया? शास्त्रिता। 4 प्रकार के न्यायालय विजयनगर साम्राज्य में थे। नंबर 1 तिष्ठिता, नंबर 2 चल, नंबर 3 मुद्रिता, नंबर 4 शास्त्रिता। ज्यादा डीप नहीं जा रहे हम लोग, बस ये 4 नाम याद कर लीजिए। 4 प्रकार के न्यायालय हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हो कि विजयनगर साम्राज्य में तिष्ठिता, चल, मुद्रिता और शास्त्रिता क्या थे? आंसर न्यायालय थे। तो इतने में काम चल जाएगा प्री में। 4 ऑप्शन देगा वो क्या बोलेगा? ये क्या है? आंसर न्यायालय है। ठीक है। हिंदू विधि के सिद्धांतों एवं देश की प्रथाओं के अनुसार दीवानी मुकदमों का निर्णय होता था। दीवानी 2 तरह के मुकदमे होते हैं, एक दीवानी होता है, एक फौजदारी होता है। दीवानी मुकदमों में जमीन जायदाद के झगड़े जाते हैं, जैसे आपका सिविल जिसको बोलते हैं सीपीसी, क्या बोलते हैं भाई? आज भी कोर्ट में 2 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं वैसे अब तो, लेकिन 2 प्रकार के न्यायालय कौन से? एक दीवानी, एक फौजदारी। और जो फौजदारी हो क्रिमिनल मैटर्स जाएंगे, मर्डर हो गया, रेप हो गया, वो सारे मामले कहाँ जाएंगे? फौजदारी में, क्रिमिनल में। तो क्रिमिनल को बोलते हैं फौजदारी, और जो ये जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं वो किसमें जाते हैं? दीवानी न्यायालय। तो सीपीसी और आईपीसी आज क्या है उसके लिए? सीपीसी और आईपीसी। तीसरे तरह के न्यायालय आज के जमाने में ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं, जो कि विभागीय हो सकते हैं, प्राधिकरण जिनको बोलते हैं, सॉरी न्यायाधिकरण जिनको बोलते हैं, ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल कोर्ट जिनको बोलते हैं। ठीक है। तो सीपीसी आईपीसी की जगह अब हम क्या बोल रहे हैं? बीएनएस बोल रहे हैं और बीएनएसएस बोल रहे हैं। बीएनएस मतलब हो गया भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस मतलब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ठीक है। चलो अगला, ये तिष्ठिता, चल, मुद्रिता, शास्त्रिता हिंदू विधि के सिद्धांतों के देश की प्रथाओं के अनुसार दीवानी मुकदमों का निर्णय होता था। फौजदारी कानून को कठोरता से लागू किया जाता था। चोरी हो गया, व्यभिचार हो गया, देशद्रोह के लिए प्राणदंड अथवा अंग भंग सुनिश्चित था। यानी अगर किसी ने चोरी कर दिया, व्यभिचार कर दिया या देशद्रोह कर दिया तो उसके लिए प्राणदंड या हाथ पैर काट दिए जाते थे। अंग भंग का मतलब होता है हाथ पैर काटना। अंग भंग मतलब कोई अंग क्या कर देना? काट देना, अंग भंग, ये सुनिश्चित था। व्यभिचार बोलते हैं जैसे कोई बलात्कार में या अन्य इस प्रकार के उसमें क्या लिप्त है तो उसको व्यभिचार बोला जाता है। इन दंडों से ब्राह्मण मुक्त थे। इन दंडों से ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था। ये भी ध्यान रखना है आपने कि ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी किस समाज में। तो यानी इन दंडों से मुक्त रखा गया है विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है। अगला, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू। राजस्व बोलते हैं किसको? रेवेन्यू को। प्रशासन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। अब राजस्व प्रशासन कैसा था? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण लगान आय का प्रमुख साधन था। यानी आय का प्रमुख साधन क्या था विजयनगर साम्राज्य में? आंसर लगान। आंसर लगान। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्रोत थे जैसे संपत्ति कर, दूसरा हो गया व्यापारिक कर, तीसरा हो गया व्यावसायिक कर, चौथा हो गया उद्योग कर, पांचवा हो गया सामाजिक और सामुदायिक कर, और अगला हो गया अर्थदंड। अर्थदंड का मतलब क्या होता है? जैसे अभी भी लिया जाता है अर्थदंड। आप अभी बाइक में जाओ, हेलमेट नहीं पहना हुआ तो आप पे अर्थदंड लगेगा, 500-1000 रुपए की रसीद कट जाएगी। आपके पास कागज नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, आप पे तुरंत क्या, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, ये अर्थदंड होते हैं जिसमें पैसा देना पड़ता है। इसमें क्या होता है? लेकिन अगर आपने कहीं एक्सीडेंट कर दिया, किसी को क्षति पहुंचा दी, शारीरिक क्षति पहुंचा दी, तो फिर क्या होगा? अर्थदंड से काम नहीं चलेगा, फिर आप पर केस हो सकता है, गैर इरादतन हत्या का आरोप लग सकता है ना। ठीक है। तो मैंने कहा क्या बताया मैंने? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी विजयनगर साम्राज्य में। आय का प्रमुख साधन क्या था? लगान था। इसके अतिरिक्त संपत्ति कर से, व्यापारिक कर से, व्यावसायिक कर से, व्यवसाय पे भी कर लगते थे। आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हो उस हिसाब से आप पर कर लगेगा, कर लगता था। मतलब उद्योग कर से, सामाजिक और सामुदायिक कर से और अर्थदंड से। ये सब क्या थे? राज्य के आय के स्रोत थे। आय मतलब इनकम, आय मतलब इनकम। राज्य को इनकम कहां से होती थी? हाँ जी,
जैसे अभी भी होती है, अगर आप पूछो कि सरकार पैसा कहां से कमाती है, तो कहां से कमाती है सरकार? हाँ भाई, डायरेक्ट टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आपके पास जीएसटी है, उससे लगाती है। तो खाली इतने से हो जाएगा काम? नहीं। सरकार आप पर टोल टैक्स लगाती है, सड़कें बनाती है आपके लिए, तो क्या करती है? टोल टैक्स लगाती है। साथ में क्या करती है? आपको रेल में बिठाकर घुमाती है, तो वहां से भी तो इनकम होती है। तो पूरी रेल से अगर 1 रुपया मिलता है, तो 92 पैसे रेलवे कर्मचारियों के वेतन भत्ते सारी चीजों में खर्च हो जाते हैं। 8 पैसे का फायदा मिलता है खाली। अगर मैं पूरी रेलवे का प्रॉफिट बोल रहा हूं, 1 रुपया हो रहा है, कितना? वो कई हजार करोड़ में होगा वैसे, पर मैं 1 रुपया मान के चल रहा हूं। तो उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है खाली? कभी 8 पैसे का, कभी 9 पैसे का, कभी 7 पैसे का, कभी कभी 10 पैसे का भी हुआ है। कितना? लालू प्रसाद यादव जी के समय में बताया जाता है कि ठीक ठाक हुआ था, रेलवे मंत्री थे, है ना। तब उनको जगह जगह बुलाया गया भी, ऐसे कैसे किया आपने? उन्होंने बताया हमने बाहर का पानी बिकवाना बंद कर दिया, हमने रेल नीर बनाया। क्या बनाया? रेलवे का अपना पानी रेल नीर होता है। अंदर जो जितनी भी वो लगती हैं, वहां पर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लेना शुरू किया, और बहुत सारे सुधार किए गए उनके समय में। चलो, ये समझ में आ गया। पोस्ट ऑफिस से कमाती है पैसा आपकी सरकार। भैया आपको जितने भी वो होता है ना, राज्य सरकारें आपके स्टाम्प शुल्क से कमाती है। आप जमीन खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो क्या लगा रहे हो आप? लाखों रुपए की जमीन ले रहे हो, उसमें लाख रुपए का आपका स्टाम्प लग रहा है। वहां से कौन कमा रहा है? सरकारें कमा रही है। सरकार के अपने उद्योग भी होते हैं, जैसे बीएचईएल है, ज्यादा दूर नहीं है। जैसे आईडीपीएल था बोल रहा हूं मैं, आईडीपीएल, बीएचईएल हो गया, जैसे अन्य ये सारे उद्योग हैं किसके? सरकार के, उससे कमाती है। कुछ राज्य अमीर हैं, रिच हैं, वो शराब से नहीं कमाते हैं। जैसे गुजरात में पहले से ही शराब नहीं बिकती है, बिहार ने बाद में बंद किया, हरियाणा ने बहुत प्रयास किया बंद करने का, पर बंद नहीं कर पाया, उत्तराखंड बंद कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि शराब से इनकम क्या है? ठीक ठाक होती है। यहाँ पर है बुरी चीज, सरकार को भी पता है बुरी चीज है, परिवार बर्बाद होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करती है सरकार? क्योंकि जिस राज्य के पास आय के स्रोत नहीं होते हैं ज्यादा, तो फिर वहां क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब भी बेची जाती है। और राज्य खुद बनाता है शराब, मतलब बनवाता है तो उसकी संरक्षण में बनता है, खुद बेचता है। खुद क्या करता है? बेचता है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर वहां नारे लगते हैं कि नशा नहीं रोजगार दो। वहां का युवा क्या बोलता है? नशा नहीं रोजगार दो। चलो जी, वापस आ जाओ फिर दोबारा। भू राजस्व, मैंने कहा लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व बोलते हैं लैंड रेवेन्यू को। विजयनगर काल में भू राजस्व और भूधारण व्यवस्था बहुत व्यापक थी और भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। भूमि मुख्यतः सिंचाई युक्त और सूखी जमीन के रूप में वर्गीकृत की जाती थी। अगर सूखी जमीन है तो वहां फसल कम होगी, अगर सिंचाई युक्त है तो वहां फसल ज्यादा होगी। उसी हिसाब से क्या किया जाएगा? उस पर लगान लगाए, मतलब उस पर कर लिया जाएगा, है ना। लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता, यानी भूमि कितनी उत्पादित कर रही है। तो भाई जो फर्टाइल लैंड होगी वहां ज्यादा अच्छी फसल होगी तो वहां ज्यादा लगान लिया जाएगा, जो बंजर होगी वहां पर कम फसल होगी तो कम लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से विजयनगर काल में लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता तथा उसकी स्थिति के अनुसार किया जाता था, परंतु भूमि से होने वाली पैदावार और उसकी किस्म भू राजस्व के निर्धारण का सबसे बड़ा आधार थी। विजयनगर काल में पूरे साम्राज्य में भू राजस्व की दरें समान नहीं थी। जैसे ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि से उपज का 20वां भाग और मंदिरों की भूमि से उपज का 30वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था। ब्राह्मणों को जो भूमि दान दे दिया तो उस भूमि पर जो कर लगता था वो 1/20 लगता था। कितना? मंदिरों को जो भूमि दे दी राज्य ने, वहां से 1/30वां भाग लिया जाता था। कितना? 1/, मोटा मोटा समझ लो कि ब्राह्मणों की भूमि है, 100 बोरे अनाज हुए, 1/20 का मतलब होता है 5 बोरी। हाँ जी, 5 बोरियां, 1/20 कितना हुआ? 100 बोरियां हुआ, तो 100/20, 1/20 गुणा 100, 20 पंजे, यानी 100 बोरियों में से 5 बोरी सिर्फ क्या करना है? अनाज देना है। कहां पर? राज्य को। मंदिरों की अगर भूमि है, 100 बोरी अनाज हुआ तो 1/30। अब 30 से क्या करो? 3 3 जा 9, और 3 बोरी और थोड़ा सा और वो राज्य में जमा करना, बाकी सब मंदिर पे लगेगा। इतना समझ में आया? अन्य कर भी होते थे विजयनगर साम्राज्य में।
विजयनगर साम्राज्य में वसूल किए जाने वाले जो अन्य कर थे वो कौन कौन थे? कदमाई था, मगसाई था, कन्निकक्काई था, कतनम था, वरम था, कणम था, भोगमवारी था, पत्तम था, इराई था और कत्तायम था। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है? वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में कदमाई, मगसाई, कन्निकक्काई और कतनम क्या थे? आपने बोलना है कर थे, सिर्फ इतना बोलना है टैक्स थे। वो आपको ये पता होना चाहिए टैक्स थे। या ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य से वसूल किए जाने वाले कर नहीं थे, तो वो 4 ऑप्शन देगा, कदमाई, मगसाई, कन्निकक्काई और शास्त्रीता। आंसर शास्त्रीता नहीं था, शास्त्रीता न्यायालय था। शास्त्रीता क्या था? न्यायालय था। कदमाई, मगसाई, कन्निकक्काई, कतनम, वरम, कणम, भोगमवारी, पत्तम, इराई और कत्तायम ये क्या थे? कर थे, टैक्स थे, टैक्सों के नाम है। इतना समझ में आ गया? राज्य उपज के छठे भाग को भूमि कर के रूप में वसूलता था। अब यह ध्यान दो, उसने पहले ही बता दिया कि संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसा कर नहीं था। सामान्य कर जो था वो 1/6 था। कितना? 1/6। ब्राह्मणों की भूमि से 1/20 था, मंदिरों की भूमि से 1/30 था। तो ये तीनों चीजें आपको अलग अलग याद करनी पड़ेगी। मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूं कि विजयनगर साम्राज्य की कर व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला मैं बोलूंगा कि सामान्य कर उपज का छठा भाग था, उपज का छठवां भाग था, यानी 1/6 था, सही है। दूसरा मैं बोलूंगा ब्राह्मणों की भूमि पर 1/20वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, ये भी सही है। मैं बोलूंगा मंदिरों की भूमि से उपज का 1/30वां भाग लिया जाता था, ये भी सही है। और चौथा मैं थोड़ा गलत करके दे दूंगा, कुछ और दे दूंगा, है ना। तो आपने मतलब ये 3 पॉइंट कम से कम याद रखना है। अगला, लगान के अतिरिक्त मकान, पशुओं, गडेरियों, धोबी, मनोरंजन करने वाले और नाइयों पर भी कर लगता था। यानी मकान पे तो लगेगा लगेगा कर, पशुओं पे भी कर लगेगा। भाई कितनी गाय है, राज्य के कर्मचारी आते थे पूछते कितनी गाय है, कितने बैल हैं, उस हिसाब से कितनी भैंसें हैं, उस हिसाब से टैक्स दोगे आप, है ना। गडेरियों पर कर लगता था, धोबी पर कर लगता था, मनोरंजन करने वालों पर कर लगता था, नाइयों पर कर लगता था। अभी भी लगता है, मनोरंजन कर अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं? जब मेला लगता है तो जो चरखी चलाने वाला होगा ना, जिसकी चरखी लगी होगी, उस पर टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, राज्य कर वसूलता है। समझ में आया? या आपने एक क्या वाटर पार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप खोल के देखो, आप पर कर लगेगा। या पिक्चर हॉल खोल लो, आप पर कर लगेगा। हर टिकट पर आप कर देते हो, ये पता है? जब आप पिक्चर देखने जाते हो तो आपको कुछ परसेंट क्या देना पड़ता है? मनोरंजन कर देना होता है। जहां पर भी आप मनोरंजन कर रहे हो वहां पर मनोरंजन कर लगेगा, ये भी लगाते थे। नाइयों पर भी कर लगाते थे। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा? उसने कहा विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसने नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया? सलून जो होते हैं जहां पर बाल काटे जाते हैं, नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया। आंसर सदाशिव राय के समय। सदाशिव राय ने नाइयों को कर मुक्त कर दिया। अब धीरे धीरे भारत सरकार आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स इवेजन होता है, टैक्स चोरी होती है। राजमा चावल वाला आपसे कई ज्यादा कमाता है, आपका गोलगप्पे वाला कई ज्यादा कमाता है, लेकिन क्योंकि कैश का काम है सरकार को पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सब गूगल पे से हो रहा है आजकल। क्या? या आप एक छोटी सी गाड़ी चला रहे हो, उसमें बहुत अच्छा कमाते हो आप लोग, है ना। या आप बाल काट रहे हो, या ब्यूटी पार्लर हो। अब ब्यूटी पार्लर तो आपको पता ही है शादियों के सीजन में क्या रेट होता है, तो ठीक ठाक कमा रहे हैं, लाखों में क्या हो रही है, इनकम हो रही है, पर आप टैक्स नहीं दे रहे हो। लेकिन अब नहीं बच पाओगे। कारण क्या है कि अधिकतर लोग अब क्यों कैशलेस हो रहा है ज्यादा काम, और गूगल पे से क्या हो रहा है, वो सारा पता चल जा रहा है कि किसकी कितनी इनकम है। और आजकल नोटिस आ रहे हैं उन लोगों के घर में, किनके किनके। और मजबूरी है, ठेली वाले की भी मजबूरी है, क्या लगाना? क्यूआर कोड लगाना। इसलिए क्योंकि 90% लोग जो लगभग इस देश में मैं देख रहा हूं, 80% 90% लोग छुट्टे लेके नहीं चल रहे। पहले चलते थे हम लोग सिक्के विक्के, 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट, अलग अलग नोट रखे रहते थे इसमें। अब हमें पता है मोबाइल पे, तो हमने कोई चीज ली तो उसने कहा कितने, हमने कहा कितने रुपए हुए, उसने कहा भाई 25 रुपए हो गए, तो हमने कहा गूगल पे दो, उसने कहा कैश दो, हमने कहा नहीं ले रहे, है ही नहीं कैश, कहां से दे। या हमने जेब से निकाला 500 रुपए दे दिए, उसने कहा जी छुट्टे लाओ, हमने कहा नहीं है। दोनों के बीच में बहस हुई, सौदा नहीं बन पाया, तो उसका भी नुकसान।
इसलिए उसको भी क्या करना पड़ रहा है, क्यूआर कोड लगाना पड़ रहा है। हम भी क्या कर रहे हैं, इतना कैश लेके कहाँ चले, इतना नोट कहाँ बोकते रहे, इसलिए मोबाइल पर गूगल पे या फोन पे या जो भी है ना। तो धीरे धीरे आप टैक्स से नहीं बच पाओगे इससे। और जितना ज्यादा टैक्स होगा, मैंने बता दिया, इस देश में 25% लोग टैक्स देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन देश 2% लोगों के टैक्स से चल रहा है। अब सोच लो, 2% की जगह, जब 25 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, जिस दिन खाली 20% लोग भी टैक्स देने लग जाएंगे इस देश में, तो फिर सोने की रेल चलेगी। किसकी पटरियां जो होंगी वो किसकी होगी? एक एग्जांपल दे रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। हाँ जी, बोलो बोलो। चलो, सामाजिक और सामुदायिक करों में विवाह कर बहुत रोचक था। विवाह पर भी क्या लगता था? कर लगता था। यह कर वर और कन्या दोनों पक्षों से वसूला जाता था। कमाल की बात है, उस जमाने में शादी करना भी बड़ा महंगा था। शादी करने पे भी दूल्हे पे भी टैक्स लग रहा और दुल्हन पे भी टैक्स लग रहा। लेकिन क्या हुआ, विजयनगर नरेशों ने विधवा विवाह को विवाह कर से मुक्त करके इस प्रकार के विवाह को न केवल सामाजिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया, वरन विधवा विवाह को दयनीय स्थिति से सुधारने की चेष्टा की कृष्णदेव राय के समय में। अब अगर कृष्णदेव राय विधवा विवाह को करमुक्त, मतलब विधवा से विवाह करने पर कोई टैक्स नहीं ले रहा है, इसका मतलब राज्य चाहता है कि विधवा विवाह हो। क्या हो? क्योंकि इस देश में विधवाओं की स्थिति बहुत बुरी थी पहले। अगर किसी का पति क्या हो जाता था, मर जाता था, तो उसका जीवन नारकीय हो जाता था। उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थोपे जाते थे, ठीक है, जैसे केश कटवाना, बाल काट दिए जाते थे, एक टाइम भोजन, जमीन पर सोना है जीवन भर, किसी फंक्शन में नहीं जा पाते थे। इस तरह की जो ये कुप्रथाएं थी, उसको रोकने का प्रयास किया कृष्णदेव राय ने। और वैसे विवाह पर कर लगता था, लेकिन उसने कहा कि अगर कोई किसी विधवा से विवाह कर रहा है या विधवा विवाह कर रही है, तो दोनों पर हम क्या नहीं करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, कर नहीं लगाएंगे। इसका मतलब राज्य क्या कर रहा, प्रोत्साहित कर रहा है विधवा विवाह को। इसका मतलब महान नरेश कृष्णदेव राय, ठीक है, अच्छा नरेश था। इस काल में भिखारियों, मंदिरों और वैश्याओं पर भी कर लगाए जाते थे। भिखारियों पर भी कर लगता था, मंदिरों पर भी कर लगता था, वैश्याओं पर भी कर लगता था। भिखारियों पर सोचो, अब हंस रहे हो आप, आपका बैंक बैलेंस उतना नहीं होगा जितना एक अच्छे जगह पर बैठे हुए भिखारी का होगा। रोज की इनकम जो होगी, एक एक रुपए करके सुना है मैंने, कुछ भिखारियों के अकाउंट में जब वो मर गए भिखारी, तो उनके अकाउंट में ठीक ठाक क्या मिला। तो उस जमाने में भिखारियों पर कर लगता था, मंदिरों पर कर लगता था, वैश्याओं पर कर लगता था, और वैश्याओं के कर से ही पुलिस का वेतन दिया जाता था, ठीक है। अगला, शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन। शिष्ट नामक कर आय की राज्य का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहते थे? 58। क्या कहते थे? ये भी क्वेश्चन बना हुआ, शायद यूपी पीसीएस का है या कहीं ना कहीं पूछा गया है कि केंद्रीय राजस्व विभाग, केंद्रीय बोलते हैं सेंट्रल, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू, विभाग बोलते हैं डिपार्टमेंट। सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे उस जमाने में विजयनगर साम्राज्य में? 58 या अस्थवन या अथवन। और उत्तराखंड पीसीएस का मैंने बता दिया कि विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? शिष्ट नामक कर। क्या था? शिष्ट नामक कर। अगला, समकालीन अभिलेखों में कृष्णदेव राय द्वारा भूमि कर के सही निर्धारण के लिए संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण का उल्लेख है। यानी भूमि का सर्वेक्षण, नाप जोख जिसको बोलते हैं, कैसी किस्म, भूमि की किस्म कैसी है, भूमि में पैदावार कैसी होती है, ये किसने कराया? कृष्णदेव राय ने, ठीक है। अच्छा राजा ऐसे ही कराता है। अगला, भूमि मापक पट्टिकाओं तथा जरीबों के विभिन्न नाम थे, जैसे नदलखक्कुल और राव्यम दकोल और गंडराय गंडखोल। यानी भूमि मापक पट्टिकाओं और जरीबों। देखो, भूमि को जो नापा जाता है ना, तो कभी तो जरीबों से नापा गया, कभी पट्टिकाओं से नापा गया। तो यानी नापने के लिए, जैसे आज आप तो उससे क्या बोलते हैं, वो एक, हाजी, इंच टेप से नापते हो ना। आपने देखा होगा जो भूमि बेचने वाले लोग होते हैं, उनके पास एक बड़ा सा क्या होता है, और नापते हैं वो इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई। तो हमेशा से ऐसा नहीं था, किसी जमाने में जरीबों से नापते थे। किससे? कभी बांस की जरीब से, कभी लोहे की जरीब से, जंजीरों से, मतलब रस्सियों से नापा जाता था, ठीक है। इनके समय में ये विजयनगर साम्राज्य में क्या बोलते थे इन पट्टिकाओं और जरीबों को जिससे भूमि नापी जाती थी? तो नदलखक्कुल,
राव्यम दकोल और गंडराय गंडकोल। समझ में आ गया? ठीक है, आज आप उसको इंच टेप बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? अगला भूधारण पद्धति, सिंचाई एवं कृषि के बारे में बता रहा हूं। मध्यकालीन भारत के अन्य प्रदेशों की भांति विजयनगर साम्राज्य में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। किस पर? एग्रीकल्चर पर आधारित थी। भूमि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। चोल युग का नाडु घटकर ग्राम के रूप में अब एक छोटी इकाई मात्र रह गया। चोल युग का नाडु, चोल काल में जो नाडु था वो घटकर क्या हो गया? ग्राम के रूप में अब एक छोटी इकाई मात्र रह गया। विजयनगर कालीन भूधारण पद्धति बड़ी व्यापक थी। भंडारवाद ग्राम ऐसे ग्राम थे जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा फिर, विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी ऐसे गांवों को क्या कहते थे? आंसर भंडारवाद ग्राम कहते थे। क्या कहते थे? भंडारवाद ग्राम कहते थे, जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, यानी सरकार के नियंत्रण में जो भूमि होती थी या गांव होते थे उनको भंडारवाद ग्राम बोलते थे। और इन ग्रामों में किसान राज्य को टैक्स देते थे या कर देते थे। धार्मिक सेवाओं के बदले में राज्य की ओर से ब्राह्मणों, मठों और मंदिरों को दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय, देवदेय और मठापुर भूमि कहा जाता था। यह भूमि करमुक्त होती थी, यानी ब्राह्मणों को अगर राज्य ने भूमि दान दे दिया तो वो हो गई ब्रह्मदेय, अगर मंदिरों को दे दी तो वो हो गई देवदेय, और मठों को दे दी तो वो हो गई मठापुर भूमि। और इनसे टैक्स नहीं लेती थी। कौन लेता था? कौन? राज्य टैक्स नहीं लेता था। सैनिक और असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले में जो भूखंड दिए जाते थे ऐसी भूमि को अमरम कहा जाता था और इसे प्राप्तकर्ता अमर नायक कहते थे। इस भूधारण व्यवस्था को नायंगर व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये ध्यान रखना। अब मैं आपसे जैसे क्वेश्चन बनाता अगर मैं, तो मैं इस तरह से पूछता कि नायंगर व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब ध्यान से सुनना। नंबर 1, ये विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी ये व्यवस्था। क्या सही है, गलत है? सही है भाई, अभी हमने पढ़ा, कल परसों पढ़ा हमने नायंगर व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल। नंबर 2, मैं पॉइंट बनाऊंगा कि ये सैनिक और असैनिक दोनों पर लागू हो, मतलब दोनों के लिए थी। आंसर सही है, गलत है? सही है। या फिर मैं तीसरा पॉइंट बना के दूंगा कि सैनिक और असैनिक कार्य करने वालों को जो भूमि दी जाती थी उसको अमरम कहते थे। सही है। भूधारण करने वाले को अमरनायक कहा जाता था। ये सही है, गलत है? तो चारों सही है। चारों पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? सही बताया। इतना समझ में आ गया? प्रारंभ में नायंगर व्यवस्था केवल सेवा की शर्तों पर आधारित था, परंतु बाद में यह आनुवंशिक हो गया। परंतु बाद में क्या हो गया? यानी जिस अमर नायक को अमरम नामक भूमि दी गई तो उसके बेटे ने भी उसका उपभोग किया, फिर उसके बेटे ने भी उसका उपभोग किया, यानी वो आनुवंशिक हो गई। क्या हो गई? आनुवंशिक हो गई। उम्बली ये फिर ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले जिन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी ऐसी भूमि को उम्बली कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम में यानी गांव में, ग्राम मतलब गांव में कुछ विशेष सेवाओं के बदले जिन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी ऐसी भूमि को क्या कहते थे? उम्बली। अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसको हल्के में मत लेना। जो बड़े पेपर होंगे आपके, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वहां पर बीच में पूछ सकता है वैसे। अगला, रक्त कोडगे। अगला क्वेश्चन क्या? खत कोडगे या रक्त कोडगे? ये तो क्वेश्चन बना है यूपीवीसीएस का। बोलेगा युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों या अनुचित रूप से भूमि में मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? रक्त कोडगे भूमि कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रक्त कोडगे या खत कोडगे भूमि कहलाती थी। और ऐसा आज भी है। अगर युद्ध हो जाता है, युद्ध में अगर कोई वीरगति को प्राप्त होता है तो जो वीरगति को प्राप्त होते हैं उनके परिवारों को भूमि आवंटित करती है सरकार, पेट्रोल पंप देती है उनको जीवन निर्वाह के लिए, है ना। जैसे कुछ लोगों को, कुछ जो हमारे वीर क्या हुए, शहीद हुए कारगिल में, तो उनके परिवारों को क्या दिया गया? पेट्रोल पंप के लिए भूमि आवंटित कराएगी, पेट्रोल पंप खोलने के लाइसेंस दिए गए, है ना। ऐसा इसलिए कि उनका परिवार क्या कर सके, जीवन निर्वाह कर सके, क्योंकि जो कमाने वाला था वो तो वीरगति को प्राप्त हो गया, तो अब कैसे चलेगा परिवार। तो ऐसी उस जमाने में भी रक्त कोडगे जो भूमि थी वो क्या थी? युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाती थी। इतना समझ में आ गया। अगला, कुट्टगी। कुट्टगी क्या था? इस युग में ब्राह्मण, मंदिर और भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते थे भूमि को खेती के लिए देते थे। ऐसी पट्टे पर दी गई भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। ऐसे पट्टे पर दी गई भूमि को
कुट्टगी कहा जाता था। कुट्टगी वस्तुतः नगद या जिन्स के रूप में उपज का अंश था जिसे किसान भूस्वामी को प्रदान करता था। नगद राजस्व को सिद्धदाय कहा जाता था। अब इस चीज को समझो कि ब्राह्मणों को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए राज्य ने भूमि दे दी, तो अब वो क्या करेगा? वो अपना पूजा पाठ या अन्य बौद्धिक कार्य करेगा या खेती करेगा? राज्य ने तो भूमि दे दी, तो वो क्या करेगा? उस भूमि को पट्टे पर दे देगा किसानों को। किसान उस पर क्या करेगा? खेती करेगा। लेकिन उसका एक भाग वो किसको देगा? उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण तो कर मुक्त है, ब्राह्मण को राज्य को अब कुछ नहीं देना है। लेकिन ब्राह्मण का घर कैसे चलेगा? तो ब्राह्मण को वो किसान क्या करेगा? नगद या जिन्स के रूप में उपज का अंश देगा। तो मैंने बता दिया कुट्टगी, उसको क्या बोलते थे? भूमि को भी कुट्टगी बोल रहे हैं, ऐसी भूमि को। और जो वो क्या कर रहा है? अंश दे रहा है किसान, किसको? ब्राह्मण को, उसको भी कुट्टगी बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो नगद दे रहा है तो उसको सिद्धदाय बोल रहे हैं। अगर वो बेच के किसान क्या कर रहा है? पैसा जो है वो अगर उस ब्राह्मण को दे रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? सिद्धदाय बोल रहे हैं। एक एक पॉइंट पर ध्यान से याद करते हुए चलिए या पढ़ते हुए चलिए। कितना समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। अगला है वारम व्यवस्था क्या थी? तो वारम व्यवस्था भूस्वामी और पट्टेदारों के मध्य उपज की हिस्सेदारी को वारम व्यवस्था कहा जाता था। भाई ऐसा होता है कि माना मैं भूस्वामी हूं, आप किसान हो, आपने कहा जी मुझे खेती करनी है, मुझे अपना खेत दे दो। तो मैंने कहा ठीक है दे तो देंगे, लेकिन पहले थोड़ा लिखत पढ़त हो जाए। क्या हो जाए? तो लिखत पढ़त हो जाए मतलब कि भाई ठीक है, जितना उगेगा आप खेत में, खेत तो मेरा है, आप खेती कर रहे हो, जितना उगेगा उसका कितना परसेंट आप मेरे को दोगे? तो उसको बोलते हैं वारम व्यवस्था बोलते थे। किसके समय? विजयनगर साम्राज्य में। यानी भूस्वामी और पट्टेदार, पट्टेदार बोलते हैं जो पट्टे पर भूमि लेता है। अच्छा, पट्टा क्या होता है? लीज होता है। लीज क्यों करनी पड़ती है? पता चला मैंने आज आपको भूमि दी, आपने बीज बोया, मैंने कहा भूमि वापस करोगे। पट्टे का मतलब होता है कि अब करार हो गया कि इतने साल के लिए मैंने आपको क्या कर दिया? भूमि दे दी। तो अब अगर मैंने आपको पट्टे पर भूमि दी तभी तो आप उस भूमि को सुधारोगे। अगर आपको ये हमेशा एक खतरा होगा कि कभी भी मैं आपको क्या कर सकता हूँ? भूमि खींच सकता हूँ, तो आप उसमें सुधार नहीं करोगे। तो मैंने माना आपको 20 सालों के लिए दे दी, तो आपने कहा यार इसमें एक नहर भी निकलवा देता हूँ, मतलब कहीं से पानी की व्यवस्था कर देता हूँ, इसमें थोड़ा क्या पेड़ वेड़ लगा देता हूँ, कुछ फलों के पेड़ लगा देता हूँ किनारे किनारे, या ये कर देता हूँ, या जो भी उसका सॉइल का क्या हेल्थ अच्छा करने के लिए जो भी आप गोबर वोबर डाल के बढ़िया सा। समझ में आ रहा है? और अगर आपको ये पता चले कि 2 महीने बाद भूमि छीन लेनी है मैंने, तो आप उसमें काम ही नहीं करोगे। ठीक है? तो पट्टादार, तो भूस्वामी और पट्टेदार के मध्य उपज की हिस्सेदारी को क्या बोलते थे? वारम व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे? ऐसे ही एक शब्द है कुदी। विजयनगर साम्राज्य में एक शब्द आता है क्या? कुदी। खेती में लगे मजदूर कृषक कुदी कहलाते थे। मजदूर कृषक क्या कहलाते थे? कुदी कहलाते थे। भूमि के क्रय विक्रय के साथ ये कृषक मजदूर भी हस्तांतरित हो जाते थे। ये भी क्या हो जाते थे? ट्रांसफर हो जाते थे। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर होना। भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही जो कृषक मजदूर कुदी होते थे ये भी हस्तांतरित हो जाते थे। विजयनगर प्रशासन में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था। राज्य में सिंचाई की व्यवस्था व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा की जाती थी। सिंचाई इरिगेशन के लिए कोई विभाग नहीं था, इरिगेशन व्यक्तिगत प्रयासों से करने पड़ते थे। यानी जो जल स्रोत होंगे वहां से खुद खोद खोद के अपने खेत में क्या नहर लाना। अब इन चीजों को आप समझ नहीं पाओगे। नहर लाना, गूल लाना, कूल लाना, कहीं पे कूल बोलते हैं, यहाँ उत्तराखंड में गूल बोलते हैं, है ना। और नहर ये किसान ज्यादा समझता है। कभी जाना आप मैदानी इलाकों में, वहां देखना रात रात 2-2 बजे 1-1 बजे जो लड़ाइयाँ होती हैं वो किसके लिए होती हैं? पानी के लिए होती है। मेरे गन्ने के खेत में मैंने पानी लगा रखा था, उसने तोड़ दिया। फावड़ों से होती है लड़ाई, पता है? बंदूकों से, पता है? नहीं पता, क्योंकि पैकेट्स फूड सीधे आपने 10 किलो का आटे का थैला देखा ना, ये नहीं देखा कि वो आया कहाँ से। उसके लिए खेती की जाती है। किसान क्या करता है? खेत जोतता है, उसमें बीज बोता है ना। फिर उसमें क्या होता है? गेहूं होता है, फसल होती है, फिर वो काटी जाती है, फिर वो मनाई होती है उसकी, उसमें से बीज निकाला जाता है, फिर उसको खरीदने वाले खरीदते हैं, फिर उसको क्या मिल वाले ले जाते हैं, तब उसका आटा बनता है, तब आप तक पहुंचता है ब्रांड के नाम से। ठीक। चलो, सिंचाई के साधनों के विस्तार में मंदिरों, मठों, व्यक्तियों और संस्थाओं को समान रूप से योगदान दिया। सिंचाई के साधनों के विकास या सुधार करने वालों को राज्य कर मुक्त भूमि प्रदान करता था।
यानी विजयनगर प्रशासन में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था, यानी राज्य की तरफ से सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाती थी। सिंचाई की व्यवस्था कौन करते थे? मंदिर, मठ, व्यक्तियों, यानी कोई अमीर आदमी है, उसने कहा कि मैं भाई यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, एक नहर निकलवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, व्यक्तियों और संस्थाओं ये योगदान देते थे। सिंचाई के साधनों का विकास या सुधार करने वालों को राज्य क्या करता था? सम्मानित करता था और कर मुक्त भूमि भी प्रदान करता था। क्या करता था? कर मुक्त भूमि प्रदान करता था। यदि किसी व्यक्ति की बिना किसी वारिस के मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का उपयोग सिंचाई के साधनों आदि की मरम्मत के लिए किया जाता था। यानी किसी वो कोई व्यक्ति है, उसका कोई वारिस नहीं है, वो मर गया, तो उसकी संपत्ति को बेचकर जो पैसा आया वो सिंचाई के लिए, सिंचाई के साधनों को बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए क्या किया था? उपयोग किया जाता था। समझ में आ गया? खेतों की नियमित पैमाइश की जाती थी, उनके सीमांकन के लिए पत्थर गाड़े जाते थे। सामान्यतः भूमि के दो वर्गीकरण थे, एक सिंचाई युक्त भूमि, दूसरी शुष्क भूमि। ये पत्थर गाड़े जाते थे, समझते हो आप? अब यहाँ तो अब तो फेंसिंग वेंसिंग होने लग गई, लेकिन अगर उत्तराखंड के दूरस्थ गांव में आप जाओगे तो आज भी एक पत्थर मिलेगा आपको खेत के बीच में। अगर आपने उसको हिला दिया तो समझ लो फिर तो क्या हो गया। हाँ जी, युद्ध नहीं, फिर पंचायत बैठेगी। क्या होगा? उस पत्थर को हिलाते नहीं है, उस पत्थर को कोई नहीं छेड़ता है। वो पत्थर सीमा माना जाता है कि यहां तक इनका खेत और इसके बाद इनका खेत। माना इन्होंने या इन्होंने किसी ने उस पत्थर को क्या कर दिया? हिला के थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो फिर पंचायत में बड़ी बेइज्जती होती है कि ये व्यक्ति क्या बेईमान है, इसने क्या कर दिया। क्या बोलते हैं भाई उस पत्थर को? वोडा, वोडू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में पत्थर नहीं हिलाते हैं। ऐसे ही उस जमाने में भी मैंने कहा खेतों की क्या होती थी? नियमित पैमाइश की जाती थी, सीमांकन के लिए पत्थर गाड़े जाते थे। आज तो आप रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कृषि भूमि प्रकार जो होता है सबके क्या है? लिखत पढ़त है। क्या है? लिखत पढ़त है। लेकिन आज भी गांव में लोग बाज नहीं आते हैं, कुछ मेंढ काटते हैं। क्या करते हैं? एक मेंढ होती है दो खेतों के बीच, वो इतनी होनी चाहिए कि उसमें से आदमी पशु आराम से आ जा सके, लेकिन एक लालच होता है थोड़ा सा क्या करूं, काट दूं। तो काटते काटते मेंढ क्या कर देते हो? पतली कर देते हैं। फिर होती लड़ाई इस चीज के लिए। मेंढ काटने पर मेंढ की चौड़ाई जो है उसको नापते रहते हैं लगातार बीच बीच में। विजयनगर काल में उपवनों का खूब विकास हुआ। नील, कपास, काली मिर्च और नारियल आदि का व्यापक रूप से उत्पादन हुआ। ये समझ में आ गया? नील, कपास, काली मिर्च और नारियल। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में मुद्रा व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणालियों में से एक थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण या वराहा था। ये फिर क्वेश्चन बना हुआ है, शायद या तो उत्तराखंड में बना या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है ये इसमें कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जो था वो उसका नाम क्या था? तो वराहा ज्यादा आता है। क्या? वराहा या स्वर्ण। वराहा या स्वर्ण था, जिसका विदेशी यात्रियों ने हूण, प्रदोष और पगोडा के रूप में उल्लेख किया है। विदेशी यात्रियों ने उस वराह को क्या बोला? हूण बोला, प्रदोष बोला, पगोडा बोला। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप या फणम कहा जाता था। चांदी के सिक्के को तार कहते थे। चांदी के सिक्के को तार। सोने का सिक्का प्रताप या फणम, चांदी का सिक्का तार। विजयनगर का वराह एक बहुत सम्मानित सिक्का था, जिसे संपूर्ण भारत तथा विश्व के प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्वीकार किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों में वहां के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। सिक्कों पर गरुड़ व हनुमान के चित्र अंकित होते थे। किसके? गरुड़ व हनुमान के चित्र अंकित होते थे। ऐसा हमने गुप्त काल में भी पढ़ा कि जो गुप्तकालीन मुद्राएं थी वो गरुड़ गरुड़ अंकित होती थी। गरुड़ क्योंकि भगवान विष्णु का क्या है? वाहन है। इसलिए अगर किसी पर गरुड़ अंकित है तो इसका मतलब वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु की उपासना करता है। क्या करता है? समझ में आ गया? ठीक है। गरुड़ इंडोनेशिया की एयरलाइंस भी है। गरुड़ क्या है? इंडोनेशिया की एयरलाइंस क्या? गरुड़। और वैष्णव धर्म ही था वहां पर इंडोनेशिया में। आज सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। लेकिन वहां रामलीला होती है। मुस्लिम होते हुए भी वो लोग क्या करते हैं? रामलीला वगैरह सब चीजें चलती हैं। अच्छा जी, लक्ष्मी नारायण प्रकार के सिक्के कृष्णदेव राय ने जारी किए थे। कृष्णदेव राय ने जो सिक्के जारी किए उसमें लक्ष्मी और नारायण जी की क्या है? चित्र अंकित हैं।
तो उनको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण अंकित सिक्के। लक्ष्मी नारायण प्रकार के सिक्के किसने जारी किए विजयनगर साम्राज्य में? आंसर कृष्णदेव राय ने। ठीक है, लक्ष्मी जो है धन की देवी है, नारायण जो उनके पति हैं भगवान विष्णु। ठीक है, अगला, सामाजिक जीवन कैसा था? विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित थी। यह भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित पारस्परिक सामाजिक संरचना को सुरक्षित और संवर्धित करना अपना कर्तव्य समझता था। भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य, भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित पारंपरिक सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना मतलब सोशल स्ट्रक्चर को सुरक्षित और संवर्धित करना अपना कर्तव्य समझता था। आंसर विजयनगर साम्राज्य। आंसर विजयनगर। सम्राट समाज के सभी वर्गों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। 4 वर्णों में ब्राह्मण सरप्रमुख थे, परंतु वर्णाश्रम व्यवस्था के दूसरे अंग क्षत्रियों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार यह था कि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। विजयनगर की सेना एवं शासन व्यवस्था में उन्हें ऊंचे पद प्राप्त होते थे। ठीक है, मध्य वर्ग में शेट्टियों या चेट्टियों का नाम बहुत बड़े समूह के रूप में मिलता है हमें, सेट्ठी या चेट्टी। इनकी अनेक शाखाएं या उपशाखाएं थी। इनका विजयनगर युग में बहुत प्रभाव था। अधिकांश व्यापार इन्हीं के हाथों में था। तो आज भी जात है सेट्ठी। तो जो सेट्ठी शब्द बना है ना, वो श्रेष्ठिन से बना है। किससे बना है? पहले श्रेष्ठिन बोलते थे, फिर वो श्रेष्ठी हो गए, फिर वो दक्षिण भारत में जाते जाते सेट्ठी हो गए, फिर कहीं पर वो चेट्टी हो गए, और अभी जो बोलते हैं हम लोग सेट्ठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी जो कास्ट चलती है वो क्या चलती है? सेट्ठी। लेकिन कभी ना कभी उनके पूर्वज श्रेष्ठिन रहे होंगे। क्या रहे होंगे? श्रेष्ठिन शब्द से बना है ये। ठीक है, तो अधिकांश व्यापार इन्हीं के हाथों में था। सेट्ठी जो चेट्टी थे वो बहुत अच्छे लिपिक और कार्य में दक्ष थे। लिपिक मतलब लिखत पढ़त करने वाले, हिसाब किताब करने वाले, और कार्यों में दक्ष थे। चेट्टियों के ही समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। चेट्टियों के ही समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग, दस्तकार बोलते हैं दस्ताने, हाथ के जो है ना, दस्त बोलते हैं हाथ, दस्त कातिल, कातिल के हाथ। तो दस्तकार मतलब हाथों से कार्य करने वाले कारीगर जो होते हैं, ये वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। क्या बोलते थे? वीर पांचाल कहा जाता था। कैक्कोलार जुलाहे, कैक्कोलार क्या थे? जुलाहे। कबलत्तर यानी चपरासी, कबलत्तर मतलब चपरासी, 4th क्लास में जो हो गए। तथा शस्त्रवाहक, तथा शस्त्रवाहक, नाई और आंध्र प्रदेश में रेड्डी कुछ महत्वपूर्ण समुदायों में माने जाते हैं। इस काल में उत्तर भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण भारत में आकर बस गए। इन्हें बड़वा कहा गया। उत्तर भारत के लोग जब दक्षिण भारत में गए तो इन्हें बड़वा कहा गया। बड़वा मतलब बड़े लोग, बड़वा मतलब बड़े लोग। समझ में आया? क्योंकि अमीर थे ना उत्तर भारत के लोग। चलो, ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत के कम अमीर थे, सोना ठीक ठाक था, पर उन्हें लगा ऐसा कि ये लोग ज्यादा, और ये तेज थे उत्तर भारत के लोग। आज भी दक्षिण भारतीय फिल्मों में जो विलन होंगे वो उत्तर भारतीय लोग ही दिखाए जाएंगे। या तो वो कहाँ के होंगे? यूपी के या बिहार के, है ना। विलन जो होंगे वो दिखाए जाते हैं। ये माना जाता है कि बड़े जो बाहुबली हैं वो कहाँ होते हैं? उत्तर भारत में होते हैं। ऐसे दक्षिण भारतीय पिक्चरों में देखा होगा। और जो वहां के जो विलेन होंगे वो हीरो की तरह देखे जाएंगे, जैसे पुष्पा। जबकि किस पे आधारित? और ये दुर्भाग्य है देश का कि अगर आप एक चंदन तस्कर वीरप्पन को अपना हीरो मान रहे हो तो ये दुर्भाग्य है देश का, जिसने मतलब हजारों लाखों हजारों पेड़ क्या कर दिए, चंदन के, लाल चंदन के काट दिए। उसको अगर आप अपना हीरो मान रहे हो तो ये गलत है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी गलत है और वैसे भी गलत है, एथिकल दृष्टि से भी। और जिसने कई पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को मार दिया हो, जिसे कई स्टेट की पुलिस क्या कर रही हो, उसको हीरो के रूप में आपके सामने रखना और आपके द्वारा भी उसको एंजॉय करना, ये बड़ा दुखद है। और अगर उसमें हिंसा दिखाई जा रही है बहुत ज्यादा तो वो भी गलत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मस्तिष्क फिर भी क्या हो, परिपक्व हैं, ठीक है, आप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटा बच्चा देख रहा होगा कल को कहीं ऐसा ना हो अपना वो आइडियल मान ले उसको,
समझ में आया? कहीं दूसरा वीरप्पन हो रहा है। चलो वीर पांचाल हो गया, केक्कुलार हो गया, केक्कुलार मतलब जुलाहे, कवलत्तर मतलब चपरासी, है ना। आंध्र प्रदेश में रेड्डी, ये कुछ महत्वपूर्ण समुदाय माने जाते थे। ये बड़वा मैंने बता दिया, उत्तर भारत से लोग जो दक्षिण भारत में आए उन्हें क्या कहा गया? बड़वा। इन उत्तर भारतीय नव आगंतुकों ने पुराने दक्षिण वासियों के व्यापार को हथिया लिया। तेज तो होते ही हैं उत्तर भारत के लोग, उन्होंने क्या करे? दक्षिण भारत के लोगों का व्यापार हथिया लिया। की इस काल की सामाजिक व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि नीची जाति के कुछ वर्गों ने ऊंची जाति के लोगों के विशेषाधिकारों को हड़प लिया। इससे नए सामाजिक तनाव को जन्म हुआ। सामाजिक तनाव का क्या हुआ? जन्म हुआ। जिन निचली जातियों को उच्च जातियों के विशेषाधिकार प्रदान किए गए वे शतशूद्र अथवा अच्छे शूद्र कहलाए। शतशूद्र मतलब अच्छे शूद्र कहलाए। इसी प्रकार का संघर्ष विलंगे अर्थात दक्षिण वर्गीय और इडंगे अर्थात वाम वर्गीय नामक दो औद्योगिक वर्गों के बीच में भी हुआ। इडंगे और विलंगे ये क्या थे? औद्योगिक वर्ग, इनके बीच में तनाव हो गया। इस काल में कुछ सांप्रदायिक तनाव विशेषकर जैन और वैष्णव संप्रदाय के मध्य भी उदय हुआ। यानी जैनियों और वैष्णवों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ एक अपने धर्म को लेकर, सांप्रदायिक तनाव बोलते हैं उसको। छोटे सामाजिक समूहों में लोहार, स्वर्णकार, पीतल का काम करने वाले, बढ़ई, मूर्तिकार और जुलाहे आदि प्रमुख समुदाय थे। जुलाहों का मंदिरों के प्रशासन और स्थानीय करों के आरोपण में बहुत बड़ा योगदान था। विजयनगर युगीन समाज में दस्तकारों में लोहार और बढ़ई की स्थिति सर्वोच्च थी। यानी लोहार और क्या बढ़ई, इनकी स्थिति क्या थी? सर्वोच्च थी। अब आप खाली 2 महीने में 2 आइटम बना रहे हो लोहे के, तो तब आप अच्छे लोहार नहीं हो। लेकिन अगर लोहा आप, भाई टाटा जो है वो भी क्या है? लोहार है। टाटा क्या है? लोहार। क्या किया उन्होंने? उस जमाने में 1907 में साकची नामक स्थान पर जमशेदपुर बसाया। कहां पर? सुवर्ण रेखा और खरगई नदी के बीच में। उन्होंने भी तो लोहार का काम किया, लेकिन बड़ा लोहार, सम्मानित लोहार। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा लोहा है मेरे पास। फिर क्या किया? गाड़ी में आए। फिर उन्होंने कहा देश में हर एक आदमी क्या खा रहा है? नमक खा रहा है। उन्होंने नमक लाए। अच्छा व्यापारी वही करता है। अच्छा व्यापारी हमेशा उस चीज वो क्या करता है? सबसे पहले मांग देखता है, क्योंकि बाजार जो है मांग और पूर्ति पर चलता है। मांग किसकी ज्यादा है? नमक सब खाते हैं, टाटा का नमक, साथ में लिख दिया उन्होंने देश का नमक। लोगों के दिल को छुआ, लोगों ने टाटा का नमक खाया। ठीक है, टाटा स्टील, देश का स्टील उसका, तो ठीक है। लोगों ने क्या किया? टाटा की गाड़ी, सबसे मजबूत गाड़ी, अपनी गाड़ी, इंडिजीनियस गाड़ी जिसे बोलते हैं। तो लोगों की भावनाओं को क्या करते हैं? मतलब ठीक है, उनका सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कमाई का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो देश के गरीब वर्ग को या दान में चला जाता है। आज भी करते हैं वो लोग दान। इसीलिए क्या करते हैं? कुछ लोग सिर्फ टाटा की गाड़ी यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक तो मजबूत है, दूसरी देश की है, देश का टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है प्रयास रहता है, और टाटा बड़ा घराना है। अगर वैसे देखा जाए तो मैंने कहा क्या काम किया था उन्होंने? लोहार का ही तो काम किया था, लोहा ही तो बनाया था, इस्पात बनाया था। तो मैंने कहा जमशेदपुर सुवर्ण रेखा खरकई नदी के तट पर है। 1907 में जमशेदपुर का नाम साक्षी था पहले। जमशेदजी टाटा जी ने उस शहर को बसाया। तो उन्होंने लोहा जब इस्पात जब बनाया तो उन्होंने पूरा शहर ही बसा दिया। उन्होंने पूरी लेबर के लिए क्या कर दिया? पूरा शहर वो कर दिया। उनको सारी सुविधाएं दी, स्कूल दिए, हॉस्पिटल दिए, सब काम किया। समझ में आ गया? अब आप दिन भर में, मैंने कहा पूरे महीने भर में एक कुदाल बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि तो फिर कहाँ सम्मान मिलेगा? बड़े स्तर पे करना पड़ता ना काम। तो विजयनगर युग में दस्तकारों में लोहार और बढ़ई, बढ़ई कौन होते हैं? लकड़ी का काम करने वाले, है ना, बढ़ई, इनकी स्थिति सर्वोच्च थी। दास प्रथा के बारे में बता रहा हूं। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विदेशी यात्रियों के विवरण और समकालीन अभिलेख पुरुष और महिला दासों का उल्लेख करते हैं। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवाग कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, मनुष्यों के क्रय विक्रय को विजयनगर साम्राज्य में क्या बोलते थे? आंसर बेसवाग, बेसवाग कहते थे। निकोलो डी कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते थे उन्हें सर्वत्र ऋणदाता अपने द्वारा अपनी संपत्ति या दास बना लिया जाता था। यानी किसी ने उधार लिया, किसी से पैसा नहीं चुका पाया तो वो दास बन गया। क्या बन गया? तब उससे क्या करवाते थे? काम करवाते थे। दिहाड़ी मजदूर जो है वो भी तो दास होता है एक तरह का, लेकिन कितने से कितना? 8:30 से 5 बजे तक मेरे ख्याल से। 8 से 5 या 8:30 से 5?
बीच में लेकिन एक घंटे का खाना पीना, 1-1.5 घंटे का। हाँ, तो ये ध्यान रखना, आप उसको पता है कि मुझे इतने बजे तक काम करना है, तो थोड़ी देर के लिए आपने क्या कर दिया, दास बना दिया। जो सरकारी नौकर है वो भी क्या दास है, किसका? जो अधिकारी है वो 24/7 दास है, किसका? गवर्नमेंट का नहीं है, जनता का है। गवर्नमेंट तो तनख्वाह दे रही है उसको, सरकार कहाँ कहाँ जाएगी? तो वो क्या कर रही है कि आप क्या हो, सरकारी कर्मचारी हो। तो लेकिन अगर कर्मचारी तो अच्छा शब्द है, सरकारी नौकर हो आप, किसके हो? जनता के नौकर। नेता क्या है? सेवक। दोनों में क्या अंतर हुआ? नेता बोलते हैं हम जनता के सेवक हैं, और जो कर्मचारी है वो बोलते हैं हम जनता के नौकर हैं। क्या अंतर हुआ दोनों में? बोलो भाई, शब्दों का हेर फेर है क्या? स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट। स्त्रियों की स्थिति विजयनगर युगीन समाज में, स्त्रियों की स्थिति बड़ी सम्मानजनक थी। कुछ स्त्रियां महान विदुषियां और प्रसिद्ध साहित्यकार थी। जब कोई इंटेलिजेंट होता है पुरुष तो उसको विद्वान कहा जाता है, क्या कहते हैं? और जब कोई महिला इंटेलिजेंट होती है तो उसको विदुषी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल अगर कोई है तो उसको क्या बोला जाएगा? विदुषी। क्या बोला जाएगा? ऐसे नहीं बोलते कभी कि वो महिला जो है बड़ी विद्वान है, ऐसे बोलेंगे वो महिला विदुषी है। विदुषी मतलब, या पुरुष के लिए बोलेंगे तो पुरुष जो विद्वान है। विद मतलब जानना, यानी जानकार है। विद मतलब जानना, ठीक है। तो कुछ स्त्रियां महान विदुषियां और प्रसिद्ध साहित्यकार थी। संगीत और नृत्य उनकी शिक्षा के प्रमुख अंग थे। स्त्रियां मल्ल युद्ध, ये आईएएस का क्वेश्चन है, मल्ल युद्ध करती थी, मल्ल योद्धा थी, यानी कुश्ती। अब आप बोलोगे कि कुश्ती कहाँ करती है महिलाएं, तो देख लो आप, कौन? मलिक, गोल्ड लेके आई जो हमारे लिए, इस देश के लिए, कौन? साक्षी मलिक, ओलंपिक में गोल्ड लेके आई। तो वो क्या है? मल्ल युद्ध करती हैं। और कौन है? उन पर पिक्चर बन चुकी है एक, हाँ, फोगाट परिवार की जो बालिकाएं हैं मल्ल युद्ध में सिद्धस्त है। तो उस जमाने में एक विदेशी यात्री लिख रहा है कि जो स्त्रियां हैं मल्ल योद्धा हैं, ज्योतिषी हैं, यानी ज्योतिष का ज्ञान उन्हें, भविष्य वक्ता हैं, अंगरक्षिकाएं हैं, यानी राजा की अंगरक्षिकाएं भी अधिकतर महिलाएं होती थी। अंगरक्षिकाएं हैं, सुरक्षा कर्मी है, लेखाधिकारी यानी अकाउंट के बारे में भी जान रही है, लिपिक है यानी क्लर्क है, संगीतकार है। यानी महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक क्यों है? क्योंकि शिक्षित है, क्योंकि हर फील्ड में क्या है, वो सिद्धहस्त है। ये विदेशी लिख रहा है। और कौन लिख रहा है? विदेशी, नूनिस लिख रहा है ऐसा, ठीक है। यहां तक कि वो युद्ध क्षेत्र में भी जाती है, यहां तक कि युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य एकमात्र साम्राज्य था जिसने विशाल सेना में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया। स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया। कन्यादान को आदर्श विवाह माना जाता था। राज परिवार एवं सामंतों के अतिरिक्त अन्य वर्गों में एक पत्नित्व की प्रथा थी। राज परिवार के लोग ज्यादा पत्नियां रखते थे, सामंत लोग जो होते थे ज्यादा पत्नियां रखते थे, लेकिन सामान्यतः समाज में एक ही पत्नी का प्रचलन था, यानी एक ही विवाह किया जाता था। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था, यानी देवदासी प्रथा थी, मौजूद थी। इन्हें आजीविका के लिए या तो भूमि दी जाती थी अथवा नियमित वेतन दिया जाता था, ठीक है। तो देवदासी प्रथा थी, हाँ जी थी। प्रथा नहीं बोलेंगे, इसको कुप्रथा बोलते हैं, कि बालिका को जन्म होते ही मंदिर में भेंट कर दिया जाता है, बोला जाता है अब ये मंदिर में ही रहेंगे, है ना। अच्छा, विजयनगर के सामाजिक जीवन में गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। गणिका जो होगी प्रोस्टिट्यूट्स होगी। देवदासी भी एक तरह से, लेकिन वो थोड़ा धार्मिक रूप से नहीं बोलूंगा मैं उस शब्द को, धार्मिक रूप से देवदासियां हो गई, इधर गणिकाएं जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स हो गई। इनका महत्वपूर्ण स्थान था। समकालीन साहित्य में चारों वर्णों में इन गणिकाओं का भी उल्लेख है। ये गणिकाएं दो वर्ग में विभाजित थी। एक वे जो मंदिरों से संबद्ध थी, है ना, प्रोस्टिट्यूशन का कार्य था और स्थिति सम्मानजनक थी इनकी, मंदिरों से जो संबद्ध थी ये गणिकाएं, ये भी गणिकाएं थी। दूसरा जो स्वतंत्र जीवन यापन कर रही थी वो दूसरे प्रकार की गणिकाएं थी। इस वर्ग की स्त्रियां पर्याप्त रूप से शिक्षित होती थी। ये गणिकाएं अनिवार्यतः उत्सवों में भाग लेती थी। क्या करती थी? उत्सवों में भाग लेती थी। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित था। इस काल में विधवाओं का जीवन बहुत हेय और अपमानजनक माना जाता था। इसीलिए आपने देखा होगा कृष्णदेवराय के, किसने विधवा विवाह पर कर किसने मुक्त कर दिया था? कृष्णदेवराय द्वारा कर मुक्त कर दिया गया था।
उसने कहा कर नहीं लूंगा मैं विधवा के विवाह पर। ठीक है। सती प्रथा, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा को सहगमन अर्थात मृत पति के साथ महाप्रयाण कहा जाता था, यानी सती प्रथा मौजूद थी। ये कुप्रथाएं हैं, पर्दा प्रथा कुप्रथा है, सती प्रथा कुप्रथा है, यानी एक महिला को जिंदा जलाना मरे हुए पति के साथ, उसको बोलते हैं सती प्रथा। ये मौजूद थी कुप्रथा। 1354 ईस्वी में विजयनगर में एक अभिलेख में मालगौडा नामक एक महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद सती या सहगमन करके स्वर्गारोहण का उल्लेख किया है। आधी दुनिया तो इसीलिए मर गई कि वो इस जीवन के बारे में ज्यादा नहीं कर रहे, वो अगले मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा उस पर ज्यादा फोकस है। और जब जब ऐसा फोकस है तो इस मूर्खता में क्या हो रहा है कि गड़बड़ हो जा रहा है। ये आधुनिक जीवन है, अपना तो कर ही रहे हो, दूसरों का भी कर रहे हैं। कि क्या मिलेगा, कहीं पर बोल रहे हैं स्वर्ग मिलेगा, एक जीवित महिला को जला दिया मृत पति के साथ तो स्वर्ग मिलेगा, कहीं पर बोल रहे हैं जन्नत मिलेगी, है जन्नत मिलेगी। जन्नत के चक्कर में जो जीवन, ये जो जहां पर स्वर्ग है उसी को बर्बाद कर दिया। कश्मीर स्वर्ग है पर उसको नर्क बना दिया किसने? कुछ लोगों ने। क्या बोलकर कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, 72 हूर मिलेगी, तो ये गड़बड़ होगी। ठीक है। यहां पर देख रहे हैं आप, एक महिला को जीवित जलाया जा रहा है, किसके साथ? पति के साथ। पति क्या है? मृत है। और ये बोला जा रहा है कि अगर पति के साथ आप जलोगी तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो ये कुप्रथा है। वो तो शुक्र है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग हो गए और उन्होंने प्रयास किया, और किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 की धारा 17 द्वारा ये कुप्रथा बंद हुई। ये बहुत बड़ा धब्बा था हम पर, सती प्रथा। अगला, इस काल में स्त्रियों द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना मुक्ति का प्रतीक माना जाता था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक होती थी, यानी इच्छा होती थी। लेकिन ये हम स्वैच्छिक तो बोल रहे हैं, अगर किसी की इच्छा है तो सती हो, नहीं हो तो ना हो। पर दिमाग में बचपन से इतना भर दिया जाता था, एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं, या क्या ऐसा भर दिया जाता था कि अधिकतर महिलाएं सती ही होना पसंद करती, क्योंकि विधवा का जीवन बहुत क्या था? हे था। हे मतलब बहुत कष्टप्रद था। तो उनका मानना यह था कि जितना ऐसा जीवन जीना उससे बढ़िया क्या, निकल लो। ठीक है। बारबोसा, न्यूनिज, सीजर फ्रेडरिक, पिएत्रो देलावाले और अन्य विदेशी यात्रियों ने इस कुप्रथा यानी सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन किया है। किस किसने? बारबोसा ने, न्यूनिज ने, सीजर फ्रेडरिक ने, पिएत्रो देलावाले ने और अन्य विदेशी यात्रियों ने। आप इस चीज को फील करो कि जब ये विदेशी, यहाँ ऐसा नहीं कि इनके देश में नहीं थी, बहुत दिक्कतें थी इनके देश में भी, लेकिन इन्होंने जब यहाँ पर देखा तो इन्हें भी बुरा लगा होगा। आप भी अगर कुछ ऐसा देख लोगे ना किसी जीवित आदमी को जलते हुए, तो आप भी, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने तक ढंग से सो पाओगे। ठीक है। डुआर्टो बारबोसा ने लिखा है कि यह प्रथा लिंगायतों, चेट्टियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। किसमें प्रचलित नहीं थी? लिंगायतों में, चेट्टियों में और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। कौन लिख रहा है? बारबोसा, डुआर्टो बारबोसा। लिंगायत संप्रदाय की विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। क्या ये तो और खराब है भाई, इनको जीवित दफना दिया जाता था लिंगायत संप्रदाय की विधवाओं को। राज्य व्यवहारिक रूप से सती प्रथा का प्रश्रय नहीं देता था। सती प्रथा का सहगमन करने वाली स्त्रियों की स्मृति में सती स्मारक, सती कल या महासती कल अथवा महासती गुल स्थापित किए जाते थे। क्या करोगे यार उस स्मारक का? बाद में एक मंदिर सा बना देते थे, वहां पर लिखते थे सती का मंदिर, और उस सती का नाम लिखते थे कि जिसने अपने पति के साथ क्या किया? सहगमन किया, स्वर्गागमन किया, ऐसा लिखते थे उसमें। वस्त्राभूषण, सामान्य वर्ण के जो पुरुष थे धोती और सफेद रेशमी कमीज पहनते थे। कंधे पर दुपट्टा डालने का प्रचलन था। आज भी दक्षिण भारत में दुपट्टा रखते हैं यहाँ पर। ठीक है। दुपट्टा मतलब एक कॉटन का कपड़ा रखा जाता है। जाति और व्यावसायिक आधार पर परिधानों में बड़ी विषमता थी। राज परिवार के पुरुष और स्त्रियां दोनों कीमती और जरीदार कपड़े पहनते थे। राज परिवार की स्त्रियां पावड़, एक प्रकार का पेटीकोट, दुपट्टा और चोली पहनती थी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए, ये आईएएस का क्वेश्चन है, युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गणपेद्र नामक पैरों में धारण करने वाले कड़े को सम्मान के प्रतीक में माना जाता था। प्रारंभ में इसे युद्ध में वीरता का प्रतीक माना जाता था, परंतु बाद में इसे सम्मान का प्रतीक माना जाने लगा। इस देश में वैसे भी मेडल नहीं पहनते थे गले में। मेडल तो बाहर की प्रथा है। गोल्ड मेडल बना दिया, ब्रॉन्ज मेडल बना दिया, सिल्वर मेडल बना दिया। मेडल बाहर वालों ने सिखाया हमें। हमारे यहाँ युद्ध में वीरता का जो वीर जो होता था उसके पैर में कड़ा होता था। हनुमान जी के पैर में देखा होगा आपने कड़ा,
उसको गणपेंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? गणपेंद्र, यानी पैरों में धारण किया जाने वाला कड़ा, जो कि किसका? युद्ध में वीरता दिखाने का प्रतीक था। इतना समझ में आ गया। शिक्षा एवं मनोरंजन, विजयनगर नरेशों ने चोलों और पल्लवों की भांति अपनी प्रजा की शिक्षा के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना नहीं की, फिर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने मठों और असंख्य अग्रहारों की स्थापना करके शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहन दिया। मंदिर, मठ और अग्रहार जो थे वो विद्या के केंद्र थे। किसके? विद्या के केंद्र थे। प्रत्येक अग्रहार में ज्ञान की किसी विशेष शाखा में पारंगत ब्राह्मण होते थे। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इतिहास, काव्य, नाटक, आयुर्वेद, शास्त्र और पुराण अध्ययन के लोकप्रिय विषय थे। समकालीन वैष्णव संतों ने उत्तरदायी शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तुलु वंश ने भी विद्या और ज्ञान को पर्याप्त प्रश्रय दिया। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान, यक्षगान आईएएस का क्वेश्चन है। यक्षगान किसका क्वेश्चन है? कर्नाटक में आज भी है यक्षगान, और ये विजयनगर साम्राज्य के समय से है, जिसमें मंच पर संगीत एवं वाद्यों द्वारा अभिनय किया जाता है। यक्षगान विजयनगर साम्राज्य के समय में नाटक और यक्षगान इस काल का बहुत रोचक लोकप्रिय थे। बोमलाट एक छाया नाटक था। बोमलाट छाया नाटक, जैसे कठपुतली होती है ना, तो पर्दे में पीछे से लाइट जलाकर उसमें छाया से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके, जैसे पपेट्री होती है कठपुतली, वैसे ही एक छाया नाटक होता है। वो किसमें दिखाया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? बोमलाट। ये भी कहाँ का? विजयनगर साम्राज्य का, जिसका आयोजन मंडपों में किया जाता था। ये आईएएस का क्वेश्चन है। बोमलाट क्या है? शतरंज, चेस कहाँ का खेल है? भारत का। भारत में भी कहाँ का? ये विजयनगर साम्राज्य का। शतरंज एवं पासा खेल बहुत लोकप्रिय थे। कृष्णदेव राय स्वयं शतरंज प्रेमी थे। उन्होंने प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। कितने खाने होते हैं शतरंज में? 64 खाने, 64 खाने होते। कितने? इवन जो उसमें जैसे आप हाथी, घोड़ा, प्यादा ये बोलते हैं, उसके नाम भी पूछे हुए किसी कंपटीशन में, ग्रुप सी में। हाथी को क्या कहा जाता है? रुक, ROO के। ऊंट को बिशप कहा जाता है। घोड़े को नाइट कहा जाता है। वजीर को आप क्वीन बोलते हैं। और प्यादे को क्या बोलते हैं भाई? पॉन। ठीक, ये भी याद रखना आपने। 64 खाने होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है।